अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 20 का रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस एक्स रेज से, कि कॉन्टिन्यूस एक्स रेज जो है वो कैसे पैदा होती हैं। कॉन्टिन्यूस एक्स रेज, ठीक है जी। तो ये कौन सी रेज होती हैं और कैसे पैदा होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोटोन्स जो हैं वो भी एक्स रेज ही होती हैं, ठीक है, लेकिन एक अलग टाइप के जो है ना फोटोन्स जो हैं वो एक्स रे कहलाते हैं, और बाकी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूस एक्स रे जो है वो कैसे पैदा होती हैं और ये कॉन्टिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे बनता है। ये एक इफेक्ट के थ्रू होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेम स्टार्लिंग इफेक्ट, ठीक है। ब्रेम स्टार्लिंग इफेक्ट, ये इफ़ेक्ट क्या कहता है? ये इफ़ेक्ट कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है जी, फास्ट मूविंग है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग हो जो कि जा रहा हो और वो क्या करे जी, बम्बार्ड किया जाए उसको एक टारगेट के ऊपर, कोई भी टारगेट हो सकता है, ये टारगेट है, ठीक है जी। एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को टारगेट के ऊपर बम्बार्ड किया जाए तो वो डी एक्सेलरेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है जी, डी एक्सेलरेट हो जाता है। अच्छा, डी एक्सेलरेट जब हो जाएगा ये, तो डी एक्सेलरेट होने की वजह से ये क्या करेगा, ये जो है वो एक्स रेज एमिट करेगा। क्यों एमिट करेगा अभी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट हो जाएगा, डी एक्सेलरेट होने की वजह से ये एक्स रेज एमिट करेगा। एक्स रेज आर एमिटेड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्सलेट हो रहा है। अब बात यह है, आपको पता है कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस जो हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना उनको एमिट करते होते हैं, जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होते हैं। अब हुआ क्या कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था पहले उसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट थी, जब वो टकराया तो डी एक्सेलरेट हो गया, मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया, डीसेलरेशन पैदा हो गया, और जो फास्ट मूविंग चार्ज था वो डीसेलरेट हो गया। जब वो डीसेलरेट हुआ तो जाहिर बात है उसने क्या करना है कि फोटोन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करनी है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो कॉन्टिन्यूस एक्स रेज कहलाती हैं, जो इस तरीके से एमिट होती हैं, ठीक है। तो आप यह क्या कहेंगे, एक्स रेज एमिटेड ड्यू टू डिसेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, कॉन्टिन्यूस एक्स रेज कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन एमिट होते हैं उनकी एनर्जी किसके बराबर होती है, उनकी एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम। अच्छा, ये जो एफ मैक्सिमम है ना, इसके बारे में बता देता हूँ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। तो ये जो एफ मैक्सिमम है ना, ये रिलेट करती है किससे, लैम्डा मिनिमम से। ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं इनर्शियल ट्रांजिशन और करैक्टरिस्टिक एक्स रेज की, ठीक है, ये दूसरी टाइप है एक्स रेज की। तो इनर्शियल ट्रांजिशन पहले देखेंगे, इनर्शियल ट्रांजिशन क्या होती है, उसके बाद एक्स रेज, और उसके साथ ही क्या होगा जी, करैक्टरिस्टिक एक्स रेज। करैक्टरिस्टिक एक्स रेज, चलें तो देखते हैं क्या होती है। देखिए, ये आपके सामने एटम बना हुआ है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, पहले के शेल है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है, ठीक है। अब होता ये है कि जब आप इस पर एक हाई एनर्जी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर आप इंसिडेंट करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन अगर जाके टकराए के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से, तो होगा क्या, अगर इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हुई तो के शेल के इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा इस एटम से। तो के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ये स्कैटर होकर दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक हो गया।
अब हुआ क्या कि के शेल में एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बच गई। जब के शेल में एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बच गई तो अब क्या होगा कि जो हायर एनर्जी शेल्स होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा। तो कैसे आएगा ज़रा देखें। फर्ज कर लें ये जो के शेल में एक वैकेंसी बनी थी, इसको फिल करने के लिए एल शेल से आ गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए। अब जब हायर एनर्जी शेल से एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल में जाएगा, एल शेल से के शेल में आएगा इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो क्या होगा, फोटोन एमिट होंगे। ठीक है, और वो जो फोटोन एमिट होंगे वो करेक्टरिस्टिक एक्सरे के फोटोन होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये करेक्टरिस्टिक एक्सरे है और इसको हम कहेंगे के अल्फा फोटोन्स, के अल्फा एक्सरे। ठीक है, के अल्फा एक्सरे कहेंगे। अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल की वैकेंसी को फिल करने आए तो के अल्फा एक्सरे होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऐसा हो कि एम शेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम शेल का इलेक्ट्रॉन आए इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो जो एक्सरे फोटोन निकलेगा उसको हम कहेंगे के बीटा एक्सरे। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। और ये जो एक्सरेज निकल रही है इनको करेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं और इस प्रोसेस को इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं, जिसमें इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जाके क्या करता है, के शेल के इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है और ख़ुद भी स्कैटर हो जाता है। तो के शेल में एक वैकेंसी बन जाती है, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है, के अल्फा एक्सरे निकलती है, और अगर एम शेल से आता है तो के बीटा एक्सरे निकलती है। और ये जो एक्सरेज निकल रही हैं इनको करेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। तो ये आपने बात अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, characteristic X-rays are produced due to inner shell transition, due to inner shell transition। और इनर शेल ट्रांजिशन का मैं आपको कंसेप्ट समझा चुका हूँ। ठीक है, और मैंने क्या कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल से कहाँ जाए, के शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो के अल्फा एक्सरे निकलेगी, और अगर एम शेल से जाए के शेल के वैकेंसी को फिल करने के लिए तो के बीटा एक्सरे निकलेगी। इस तरह के एमसीक्यूज यहाँ पे आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक्सरेज कैसे पैदा होती हैं। वही इनर शेल ट्रांजिशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ज़रा तवज्जो करें, ये है जी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। इसका प्रोसेस आपने अच्छे से समझना है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। चलें जी देखें, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में देखें यहाँ पे एक लो वोल्टेज अप्लाई किया गया है जिसके साथ एक फिलामेंट कनेक्टेड है और कैथोड कनेक्टेड है। अब फिलामेंट हीट होगा, हीट होने की वजह से वो कैथोड को हीट करेगा और कैथोड इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाके सामने इसके रखा होगा एक टंगस्टन का मटेरियल, ठीक है, जिसको हम कहेंगे एनोड। अब क्या होगा, टंगस्टन डिस्क जो रखी होगी, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाके टंगस्टन डिस्क से टकराएंगे तो टंगस्टन के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते जाएंगे हर एटम में से। अब के शेल के इलेक्ट्रॉन जैसे ही एमिट होंगे तो एल शेल के इलेक्ट्रॉन, टंगस्टन की बात कर रहा हूँ, एल शेल के इलेक्ट्रॉन आके के शेल की वैकेंसी फिल करेंगे और जिसकी वजह से क्या निकलेंगी, एक्सरेज निकलेंगी। और ये करेक्टरिस्टिक एक्सरे हैं क्योंकि ये इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से निकल रही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे एक्सरे निकल रही होंगी, इलेक्ट्रॉन इस पर बम्बार्ड किए जा रहे होंगे, तो ये असेंबली क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये असेंबली चूँकि हीट हो जाएगी तो इसकी हीट को कम करने के लिए, कूल करने के लिए यहाँ पे कूलिंग कॉइल लगी हुई होंगी जो इसको कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही होंगी, कूल कर रही होंगी। तो ये सारा प्रोसेस एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में हो रहा होगा। यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ मूव करना चाहते हैं।
तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए हैं। ये प्रोसेस जो है वो आपका प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है। अब देखें इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या आप कह लें कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू आपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया है वो इलेक्ट्रॉन जाके टकराएं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो जाके टकराए हैं उनकी एनर्जी कितनी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी ना जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो उनकी वजह से जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के एमिट होने की वजह से जो के अल्फ़ा एक्स रेज निकली हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी किसके बराबर होगी, ठीक है। वो जो एक्स रे फोटोन निकले हैं वो देख लेते हैं। फॉर के अल्फ़ा एक्स रे, और के अल्फ़ा एक्स रे कब निकलती है ये आपको पता है, जब एल शेल से इलेक्ट्रॉन किस में आता है, के शेल में। तो इसके लिए क्या होगा जी, के अल्फ़ा के लिए एच एफ के अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू जहाँ से आ रहा है उसकी एनर्जी एल और जिसमें जा रहा है उसकी एनर्जी के, ठीक है, ये के अल्फ़ा के लिए। और अगर के बीटा के लिए हमने लिखना हो, फॉर के बीटा एक्स रे, तो वो कैसे लिखेंगे जी, एच एफ के बीटा इज इक्वल टू ई एम माइनस ई के, क्योंकि इसमें एम शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे जी, हम चलते हैं अपने टॉपिक अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। अनसर्टेनिटी विद इन द एटम, इससे मुराद क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी डिस्कस की गई है वो इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी डिस्कस की गई है कि आया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद होता है और अगर वहाँ मौजूद होता है तो क्यों मौजूद होता है। तो हमने जो है वो इक्वेशन पढ़ी हुई है, अनसर्टेनिटी रिलेशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर 2, ठीक है। और इसी तरीके से एनर्जी की डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर 2। अब बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए कि फ़र्ज़ कर लें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में मौजूद है, फ़र्ज़ कर लें इलेक्ट्रॉन जो है वो एट न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। हालांकि न्यूक्लियस में होता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं होता अभी पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन की आप मोमेंटम निकालना चाहें, इसका डेल्टा पी किसके बराबर होता है, एम डेल्टा वी के। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में एम डेल्टा वी पुट करें और डेल्टा वी आप निकालें तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर हाँ जी, क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स एम और साथ ये 2। अगर आप यहाँ पे एच कट डेल्टा एक्स और 2m की वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो जवाब आता है 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब बात यह है कि ये जो वैल्यू आ गई है 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, यानी इलेक्ट्रॉन के एटम में रहने के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 होनी चाहिए, जो कि ग्रेटर देन है किससे, डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होनी चाहिए तो वो तो इम्पॉसिबल है। ये तो इम्पॉसिबल बात है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो अगर वो एटम में रहना न्यूक्लियस में रहना चाहता है। तो न्यूक्लियस में इसी वजह से जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि न्यूक्लियस में रहने के लिए उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए, इसलिए न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। अब बात कर लेते हैं कि आया कि ये एटम में रह सकता है। एटम के लिए एटम की वैल्यू पुट की जाएंगी डेल्टा एक्स की। तो एटम के लिए जब वैल्यूज़ पुट की गई तो एटम के लिए वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट की गई कि डेल्टा वी जो है आपके पास
वो बराबर आ गया 1.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी है, ये जो डेल्टा वी है, ये क्या है, शुड बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, इक्वेशन यही होती है ना कि डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके जी, 1.46 10⁻⁷। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख ले कि वो वाकई इससे क्या है जी, स्पीड ऑफ लाइट से तो ज़्यादा है ना। स्पीड ऑफ लाइट से तो मतलब कि आप देख लेना कि उससे तो कम ही है ना इसकी वैल्यू, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन है 1.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड ऑफ लाइट से क्या है, कम ही है ना, यानी पॉसिबल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम में रहने के लिए इतनी वेलोसिटी की ज़रूरत है और इतनी वेलोसिटी उसकी हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एटम में रह सकता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। अब हम बात कर लेते हैं जी लेज़र की। तो लेज़र क्या होता है जी, ये बेसिकली लेज़र एक प्रोसेस होता है। तो इसको आपने ये नहीं कहना कि ये लेज़र जो है वो कोई चीज़ है, तो लेज़र जो है वो एक प्रोसेस होता है, LASER। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन यानी ये लाइट की एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, और किसके थ्रू, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए लाइट की एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस है, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको कहते हैं जी लेज़र। अब बात यह है लेज़र जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, वो आपके सामने मौजूद है। तो होता ये है कि दो एनर्जी लेवल में, फ़र्ज़ कर लें E1 और E2, और E1 जो है वो है, फ़र्ज़ कर लें ग्राउंड स्टेट, E1 जो है क्या है जी, ग्राउंड स्टेट है, और E2 क्या है जी, E2 है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब होता क्या है, हम ये करते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो एटम मौजूद होता है उस पर फोटोन बम्बार्ड करते हैं जिसकी एनर्जी HF है। जैसे ही फोटोन आके ग्राउंड स्टेट में मौजूद एटम से टकराता है तो उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है और उस एटम को क्या करता है, ले जाता है किस में, एक्साइटेड स्टेट में। इस प्रोसेस को कहते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस प्रोसेस क्या कहते हैं जी, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, जिसमें वो क्या करता है, पंप करता है एटम को फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो पहला हो गया जी इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे जी, पंपिंग, पंपिंग ऑफ एटम फ्रॉम, ठीक है, E1 टू E2 यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में बाय फोटोन। ठीक है, उसके ऊपर क्या करके जी, फोटोन बम्बार्ड करा के। अब दूसरा क्या होता है कि जब एटम चला गया किस में जी, आपकी एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा देर रह तो नहीं सकता क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, उसका लाइफ टाइम बहुत कम है। तो फिर वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है ग्राउंड स्टेट में, और जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा होता है तो डीसेलरेट हो रहा है, यानी जो है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज है, तो डी एक्सेलरेट होता है, और डी एक्सेलरेट होने की वजह से जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है तो फोटोन एमिट करता है। वो जो फोटोन होता है उसकी कुछ खास एनर्जी होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो एक्सरे फोटोन एमिट हो गया। ठीक है, वो लेज़र के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो यूनी डायरेक्शनल फोटोन है। ठीक है, अब क्या होता है जी, ये हमने दूसरा प्रोसेस कौन सा पढ़ा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है कि जी, जब स्पॉन्टेनियस क्या है, खुद ब खुद, जब आपका एटम जो है वो कहाँ से कहाँ आता है जी, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में, तो डिसेलरेट हो जाता है।
ठीक है, और क्या करता है, एमिट फोटॉन्स, फोटॉन्स कह लें या एक्स रेस कह लें। ठीक है, और ये क्या होती है जो इससे निकलती है, वो यूनिडायरेक्शनल बीम होती है, यूनिडायरेक्शनल, उसी को तो हम लेज़र कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो प्रोसेस है हमारा। अब होगा क्या, जब एटम होता है एक्साइटेड स्टेट में, हम क्या करें, अगर उसके ऊपर एक फोटोन बम्बार्ड करा दें। ठीक है, अभी क्या है जी, एक्साइटेड स्टेट में यह एटम, हमने क्या किया, एक फोटोन बम्बार्ड करा दिया, तो वो फोटोन क्या करता है, इंड्यूस करता है इसको कि ये जो फोटोन है ये एक और फोटोन को, एक और एक्स रे फोटोन को एमिट करे। ठीक है, क्या करते हुए, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाते हुए। तो एक तो हो गया आपका इंसिडेंट फोटोन, दूसरा हो गया आपका क्या जी, वो फोटोन जो इससे एमिट हुआ है। तो ये दो फोटोन प्रोड्यूस हो गए, यानी आपकी जो लेज़र है वो एम्पलीफाई होगी। और ख़ास बात ये है कि ये दोनों फोटोन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, यानी एम्पलीफिकेशन होगी ना आपकी, और ये जो एम्पलीफिकेशन हुई है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, जिसमें एक फोटोन ने क्या किया जी, इंड्यूस किया किसको, ये जो एक्साइटेड स्टेट में एटम है इसको, कि ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाते हुए एक और फोटोन एमिट करे। तो इंसिडेंट फोटोन और ये जो है वो इसके डिसलेशन की वजह से निकलने वाला फोटोन, ये दोनों यूनिडायरेक्शनल हैं। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन और इसके साथ साथ जो दूसरा एमिटेड फोटोन, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं यूनिडायरेक्शनल है, सेम एनर्जी है इनकी, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, और दूसरा एम्पलीफाइड। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन भी होगी है ना, एम्पलीफिकेशन भी होगी, ये यूनिडायरेक्शनल है, तो इसी को क्या कहेंगे हम, ये लेज़र प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो मोर एंड मोर फोटोन जो है वो यहाँ से निकलते जाएंगे, इसको कहते हैं जी लेज़र। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, और लेज़र एक्शन भी इसके साथ हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है और लेज़र एक्शन क्या होता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसको देख लेते हैं पहले क्या होती है, इसके लिए हमें पूरा प्रोसेस पहले समझना पड़ेगा। चलें, तो देखें जी, होता क्या है कि स्टार्ट में जो ग्राउंड स्टेट में आपके पास एटम्स मौजूद होते हैं, उनका क्या किया जाता है, उनके ऊपर फोटोन, ये देखें ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे एटम्स मौजूद थे, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एटम्स मौजूद थे, इनके ऊपर क्या किया, इनके ऊपर फोटोन बम्बार्ड कराए। जब फोटोन बम्बार्ड हुए तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये नीचे वाली जो है वो ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट से एटम कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है जी, अब एक्साइटेड स्टेट में चले गए एटम्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग किसको कहते हैं, कि फोटोन बम्बार्ड करा के एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना, इसको कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। तो ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जब ये मौजूद होते हैं तो एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है जी, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी एटम जो है वो सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड्स तक एक्साइटेड स्टेट में रह सकते हैं। अब 10⁻⁻8 सेकेंड तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट की तरफ आने की कोशिश करते हैं। जब वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहे होते हैं तो नीचे एक और एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पे उसको नाम दिया गया है E2 का।
तो एक और एनर्जी लेवल होता है, वो जो एनर्जी लेवल होता है उसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। जैसे आपकी एक्साइटेड स्टेट है, वैसे एक स्टेट है जिसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। मैं बताता हूँ मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है। मेटास्टेबल स्टेट, इस स्टेट में क्या होता है कि एटम्स का वहां रहने का जो लाइफ टाइम होता है वो एक्साइटेड स्टेट की निस्बत ज़रा ज़्यादा होता है काफ़ी। तो लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट, ये होता है 10⁻³ सेकेंड, यानी बहुत ज़्यादा होता है। किसकी निस्बत? एक्साइटेड स्टेट की निस्बत। तो ये कौन सी स्टेट होती है जी? डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अ स्टेट whose lifetime is greater than excited state, excited state। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट से फिर क्या होता है? ज़्यादा होता है। जब एटम इसमें आते हैं तो ज़्यादा देर तक रुकते हैं। अब जब ऐसा हो जाए, जब ऐसा हो जाए कि देखिए एटम्स को आप कॉन्टिन्यूसली ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में लाए, एक्साइटेड से कहाँ आ गए? मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट में अब एटम जमा होना शुरू होते जा रहे हैं और ग्राउंड स्टेट से आप एटम्स को पंप किए जा रहे हैं। जब ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ एटम्स इन मेटास्टेबल स्टेट N2 ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन मेटास्टेबल स्टेट ज़्यादा हो जाए किससे? नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। तब क्या होता है? तब हम कहते हैं जी पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई। ठीक है, तो ये है आपके पास जो प्रोसेस है पॉपुलेशन इन्वर्जन। जो नंबर ऑफ एटम इन मेटास्टेबल स्टेट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, तो हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन जब हो जाती है तब लेजिंग एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद लेजर एक्शन या लेजिंग एक्शन स्टार्ट होता है। और लेजर एक्शन क्या होता है? लेजर एक्शन यही होता है कि जो एटम्स हैं वो मेटास्टेबल स्टेट से डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में आएंगे, और जब ग्राउंड स्टेट में आ रहे होंगे तो साथ साथ क्या करेंगे? फोटोन्स एमिट करते जा रहे होंगे। ठीक है, ये तो वो क्या करेंगे? स्पॉन्टेनियस इसकी हो जाएगी ना एमिशन। लेकिन क्या होगा फिर? हम इनपुट के तौर पे एक फोटोन जो है वो मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद एटम के साथ बम्बार्ड कराएंगे और उसकी वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन्स निकलेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या हो जाएगी? एम्पलीफाइड भी हो जाएगी, और उसके साथ साथ जितने भी ये बीम, जितने भी फोटोन निकल रहे होंगे ये यूनी डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, ठीक है, और ये किस वजह से हुआ है? स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से। तो ये आपकी लेज़र बीम प्रोड्यूस हो गई। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा यही प्रोसेस है। इस प्रोसेस को ये जो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन्स एमिट कराना, ज़्यादा से ज़्यादा लेज़र बीम एमिट कराना, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है उसमें हम देख लेते हैं इसको। तो ये जो प्रोसेस है ये इस तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब में, इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। इवैक्यूएटेड नहीं, ये थोड़ा सा इसमें आप देखने ज़रा कि इसके दो तरह के मिरर लगे होंगे, एक इसके लेफ्ट साइड पे होगा, एक इसके राइट साइड पे होगा। ठीक है, तो एक साइड का जो मिरर है वो कम्प्लीटली सिल्वर्ड होता है। ठीक है, कम्प्लीटली सिल्वर मिरर जो है वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट लेज़र बीम। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है लेज़र बीम को और बाहर नहीं जाने देता। डू नॉट अलाउ इट टू मूव आउटसाइड। ठीक है, और दूसरी साइड जो है वो
पार्शली सिल्वर्ड मिरर होता है वो किस लिए होता है, ताकि लेज़र बीम को हम अपनी मर्ज़ी से जितनी हमने लेज़र चाहिए हो वो हम बाहर निकाल लें। ठीक है। अब होता ये है कि इसमें मौजूद जो एटम्स होते हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, दूसरे एटम से टकराते हैं, क्योंकि बार बार इसकी ये जो ट्यूब है इसकी सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होकर दोबारा वो जाके एटम से टकराते हैं और स्टिमुलेटेड एमिशन परफॉर्म करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो डी एक्सेलरेट होकर फिर एक्स रेज प्रोड्यूस होती जाती हैं, जिसको हम लेज़र बीम कहते हैं, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। पार्शली सिल्वर्ड मिरर जो है उसका काम क्या है, टू टेक लेज़र बीम आउट, क्योंकि हमने लेज़र लेनी भी तो है ना यहाँ से, तो ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है क्या है जी, हीलियम नियॉन लेज़र। चलें जी देखें हीलियम नियॉन लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र। चलें, हीलियम नियॉन लेज़र में जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है इसकी लेज़र की, हमारी फिज़िक्स लेबॉर्ट्रीज़ में ये होती है। इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है जी, एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है जी, डिस्चार्ज ट्यूब में 85% जो है आपकी क्या होती है, हीलियम होती है। ठीक है, और 15% जो है वो नियॉन गैस होती है। बात यह है कि 85% हीलियम है और 15% नियॉन है, तो बेसिकली हम किससे लेज़र हासिल कर रहे हैं, तो जो हमारा जो लेजिंग या एक्टिव मीडियम है वो नियॉन है। ठीक है, लेजिंग और एक्टिव मीडियम, यानी जिससे हम बेसिकली हासिल कर रहे हैं अपनी लेज़र बीम, तो वो जो है वो है बेसिकली क्या जी, नियॉन है। ठीक है, अब हीलियम और नियॉन ही क्यों इस्तेमाल किया गया इस लेज़र में, क्योंकि हीलियम और नियॉन दोनों की जो मेटास्टेबल स्टेट है ना वो तकरीबन आइडेंटिकल है। हीलियम एंड नियॉन हैव आइडेंटिकल, एक जैसी, तकरीबन आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट्स, मेटास्टेबल स्टेट्स। ठीक है, तो हीलियम की जो मेटास्टेबल स्टेट है वो कितनी होती है जी, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि नियॉन की कितनी होती है, देखें जी नियॉन की होती है आप ये देख लें 20.66। अब देख लेते हैं कि ये प्रोसेस चलता किस तरीके से है। तो हम बात कर लेते हैं पहले हीलियम की। होता ये है कि फ़र्ज़ कर लिया ये है ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम। ठीक है, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब होता यह है कि हीलियम के एटम यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, हीलियम के एटम को क्या किया जाता है कि ग्राउंड स्टेट से लेके आते हैं हम किस में, इसके एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड से फिर ये आ जाता है मेटास्टेबल। तो ये जो स्टेट मैं बना रहा हूँ ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, मेटास्टेबल किसकी है जी, हीलियम की। और हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट अभी हम कितनी बता के आए हैं, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये मेटास्टेबल स्टेट होती है। यहाँ से हम एटम को ले जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट में, तो हीलियम के जो एटम यहाँ पे मौजूद होते हैं वो अपने करीब मौजूद नियॉन के एटम से, क्योंकि हीलियम के एटम जो है वो एक्साइटेड में या मेटास्टेबल स्टेट में है, तो वो नियॉन के एटम से टकराते हैं और नियॉन के एटम्स को क्या करते हैं जी, नियॉन के एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में या मेटास्टेबल स्टेट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट जो दूसरी मैं बना रहा हूँ, अब हम बात कर रहे हैं नियॉन की। ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, नियॉन के एटम एक्साइट हुए और कहाँ पे आ गए जी, आ गए यहाँ पे, ज़रा देखें तवज्जो करें, ये एटम है नियॉन के जो कि मेटास्टेबल स्टेट में आ गए। ठीक है, और
यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नियोन के हैं। ठीक है, ये नियोन की मेटास्टेबल स्टेट है और कितनी इसकी जो है वो वैल्यू है वो आपको बता चुके हैं, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये नियोन के लिए। अब क्या होगा, नियोन के ये जो एटम्स मौजूद हैं इनमें से कुछ एटम मज़ीद एक इससे थोड़ी सी लोअर एनर्जी स्टेट लेकिन मोर लाइफ टाइम वाली स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे, वो इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो वो एटम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नियोन के लिए। तो नियोन के लिए ये जो स्टेट अभी हमने बनाई है इसकी एनर्जी कितनी होगी थी, इसकी एनर्जी होगी 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एटम काफ़ी देर रिसाइड करेंगे, रुकेंगे, तो होगा क्या, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, एटम जमा होते जाएंगे। और जब ये 18.7 इलेक्ट्रॉन वाली जो स्टेट है इसको मैं नाम दे देता हूँ N2 का और इसको नाम दे देता हूँ N का, जब इस N2 में नंबर ऑफ एटम N1 से ग्रेटर हो जाएंगे तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी। पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से क्या होगा कि फिर जब एटम्स ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे होंगे तो साथ साथ क्या एमिट करेंगे, फोटॉन्स एमिट करेंगे। और इसी स्टेट में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंट फोटोन को अप्लाई करके स्टिमुलेटेड एमिशन कराएंगे, तो यहाँ से लेज़र बीम निकलेगी। ठीक है, फोटॉन्स निकलेंगे जो हमारी लेज़र हमारे लिए बनाएंगे। ठीक है, तो ये हीलियम नियॉन लेज़र था। ये सब अच्छी हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।